ये आपने स्क्रीन डिसेबल कर दिया है, उसको एबल करिए। पावर पॉइंट का स्क्रीन आपने डिसेबल किया है। हाँ, अभी हो गया। ओके, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम केवल 15 से 20 मिनट ही एक दूसरे से संवाद साधने वाले हैं और हमारा जो विषय है वो आपके सामने है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे ये फिलहाल यूएई यानी कि अरब एमिरेट के और सऊदी अरेबिया के दौरे पे है। ये 5 दिन का दौरा है। तो ये दौरा क्यों हो रहा है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी किसके लिए की जा रही है, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, इस अलग अलग विषय के ऊपर आज हम बातचीत जो है वो करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि हमारा जो रिलेशनशिप था पहले सऊदी अरेबिया के साथ, ये पहले कैसा था, गल्फ कंट्रीज के साथ कैसा था, फिलहाल उसमें बदल क्या हो गया है, और जनरल मनोज नरवणे का वहां पे दौरा होने के बाद हम क्या नतीजा वहां से हासिल करेंगे, इस अलग अलग विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। वैसे देखा जाए तो डिप्लोमेसी यानी कि दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध रखना किसी भी देश का उद्देश्य होता है। जब तक हमारी डिप्लोमेसी का सवाल है, ये माना जाता था कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो केवल फॉरेन मिनिस्ट्री करेगी और एक दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा रखेगी। लेकिन जैसे पूरी दुनिया के अंदर सुरक्षा के आयाम बदली हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिलिट्री चैलेंजेस आ जाती है, वो कन्वेंशनल वॉर हो या दहशतवाद हो या बायोलॉजिकल वॉर जो चाइना चला रहा है वो ये हो या व्यापार युद्ध हो, तो ये युद्ध की जब अलग अलग नीतियां होती है तो उसके अंदर मिलिट्री डिप्लोमेसी यानी कि अपनी सेना की मदद से दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी ये कार्रवाई, इसके ऊपर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जब तक आप आगे देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जब हम हमारी भारत देश की तरफ देखते हैं तो हमारे ऐसे माना जाता है कि पाकिस्तान और चाइना हमारे देश के खिलाफ एक अलग अलग प्रकार की एनसर्कलमेंट की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। यानी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे पीछे वाले कंट्रीज है, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इनके साथ हमें चारों बाजू में मिलिट्री बेसिस तैयार करो ताकि इंडिया को पूरा घेर लो, उनकी प्रगति ना होने दो। अगर कोई मिलिट्री चैलेंज आ जाता है तो उनको चारों दिशा से उनके ऊपर हमला करो। तो जरूरत यह है कि ये जो एनसर्कलमेंट है ये तोड़नी चाहिए। पहले माना जाता था कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है, चाइना नंबर 2 है। अभी तो पाकिस्तान नंबर 2 हो गया है और चाइना नंबर 1 हो गया है। तो ये पाकिस्तान का संबंध बहुत अच्छा था जो मुस्लिम कंट्रीज अराउंड थी, या जिसे हम दूसरी भाषा में अरब वर्ल्ड या गल्फ कंट्रीज ये बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें फर्क पड़ रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये 2 भागों में बांटा हुआ है, शिया और सुन्नी। अगर आप देखेंगे तो ये जो शिया देश है, तकरीबन 20% देश शिया माने जाते हैं, उनका लीडर ईरान है, और जो सुन्नी देश है उनका लीडर सऊदी अरेबिया ये माना जाता था। यानी कि शिया विरुद्ध सुन्नी ये लड़ाई होती थी। लेकिन अभी इसमें फर्क हुआ है। सुन्नी वर्ल्ड जो है ये 2 हिस्से में बांटा गया है। एक हिस्से के अंदर
सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह बाकी के देश है जिन्हें एक मॉडरेट कंट्री यानी कि बैलेंस्ड अप्रोच वाले कंट्रीज ऐसे माना जाता है। और दूसरी तरफ सुन्नी वर्ल्ड का जो नेतृत्व है, इसके अंदर कुछ आक्रामक देश आ गए हैं, खास तो तुर्कस्तान। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ यूरोप का जो भाग है, यहाँ पे तुर्कस्तान है। थोड़ा सा बाई तरफ देख लीजिए, ये मैप में नहीं आ रहा है। तो तुर्कस्तान ये अभी आपको खुद को एक सुन्नी देश का मुखिया समझ रहा है। और उनको मदद कौन कर रहा है? तो उनको मदद कर रहा है पाकिस्तान। अभी आपको याद होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले अजरबैजान और आर्मेनिया, ये जो दो देश थे सोवियत यूनियन के अर्स्टवाइल स्टेट्स, उनमें लड़ाई होगी। उसमें आर्मेनिया का पराभव किया अजरबैजान ने, और अजरबैजान को मदद किसने की? तुर्कस्तान ने। और पाकिस्तान ने वहां पे अपने कुछ दहशतवादी वहां पे लड़ाई करने के लिए भेजे। अर्थात लड़ाई में अजरबैजान जीता, आर्मेनिया हारा, क्योंकि तुर्कस्तान ने जो उन्हें ड्रोन की शस्त्र दी थी, उन्होंने आर्मेनिया की कन्वेंशनल सैन्य का डिफीट किया। तो अभी इससे जो तुर्कस्तान का जो मतलब इंप्रेशन है, वो इस्लामिक वर्ल्ड में थोड़ा बढ़ रहा है, जिससे तुर्कस्तान और उसके साथ पाकिस्तान एक साइड में, और सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज या जो मॉडरेट कंट्रीज है वो दूसरे बाजू में। दूसरा तो ये जो डिवीजन हो गया है सुन्नी का, तो अगर आप आज सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात करें और गल्फ की बात करें, जिसके बारे में हमारे जनरल साहब आज वहां पे उस देश के अंदर है, तो यहाँ देखेंगे कि सऊदी अरेबिया अभी दो अलग अलग दुश्मनों को फेस कर रहा है। एक साइड में ईरान है जो सुन्नी देश है, और दूसरे साइड में तुर्कस्तान है जो सुन्नी वर्ल्ड की, मैंने शायद गलत बोला, ईरान ये शिया देश है और तुर्कस्तान ये सुन्नी देशों का नेतृत्व करने वाला है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया एक तरफ तुर्कस्तान और दूसरी तरफ ईरान, इसके बीच में फंसा हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात हमारे लिहाज से ये हो गई कि सऊदी अरेबिया अभी पाकिस्तान से काफी नाराज है। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल है, और उनके साथ जो गल्फ वाले देश आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए, आपको ये सब जो है ये गल्फ कंट्रीज है। ये आप देख रहे होंगे कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये जो गल्फ है, पानी जो आपको नजर आ रहा है, इसके बाजू बाजू के जो देश है, यहाँ पे ये गल्फ कंट्रीज है, यूएई उनको बोला जाता है। उसके सिवाय और भी देश है, तो इनके पास भी तेल ये बहुत है। और जो मैंने अभी एरो दिखाया, ये जो गल्फ ऑफ होमरूज है, यहाँ से जो तेल निकलता है, तकरीबन दुनिया का 40% तेल ये यहाँ से निकलता है। तो अभी ये देश भारत की मैत्री इसलिए चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया का जो तेल है उसे रोकने की कोशिश ईरान करता है। आपको पता होगा कि कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ा जो तेल कारखाना था, उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से हमला किया, जिससे सऊदी अरेबिया का 50% तेल जो है वो खराब हो गया। तो इसलिए आज सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो भारत जैसे देश के साथ दोस्ती करे, ताकि उनको ये जो खतरा है, उनको दो खतरे हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉर का, जो ईरान के साथ हो सकता है, या तुर्कस्तान या इसके साथ हो सकता है, सीरिया ईरान के साथ हो सकता है, या दूसरा दहशतवाद, इसका खतरा तो पूरी दुनिया को है। तो इन दोनों के अंदर हिंदुस्तान या भारत उनकी मदद कर सकता है, ऐसी उनकी समझ है। तो इसलिए अभी पिछले 5 साल से अगर हम देखेंगे, तो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ पहले जो संबंध था, ये एक आर्थिक था। और ये देश अभी जो इजराइल और इजिप्ट जो है एक मॉडरेट ब्लॉक है, उनके भी पास आ रहे हैं। और इन देशों में पहले ही आर्थिक जो उनके साथ रिलेशनशिप थी, वो तो हमारी पहले अच्छी थी, व्यापार भी हमारा अच्छा था। लेकिन लश्कर और जो सुरक्षात्मक है, उसके अंदर अभी ये इसमें इंप्रूवमेंट होने की अभी उम्मीद है। आपको याद होगा कि जनरल नरवणे का ये तीसरा दौरा है जब वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं।
उसके पहले वो म्यांमार और नेपाल में गए थे। अगर आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे म्यांमार नजर आ रहा है, म्यांमार के अंदर वो क्यों गए थे? क्योंकि म्यांमार में आप लाल देख रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस था, उसे कम करना था, और ईशान्य भारत के जो दहशतवादी है वहां पे उनका ट्रेनिंग कैंप है, तो इसे रोकने के लिए। उसके बाद वो नेपाल में गए, क्योंकि नेपाल के अंदर भी चाइना ने बहुत बड़ा बेस बनाया था, और कुछ महीने पहले नेपाल के पंतप्रधान ओली ने इस प्रकार से हमारे देश के साथ बर्ताव किया था और बोला था कि हिंदुस्तान जो है वो कोरोना या चाइनीज वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसे बदलना था। और दोनों देश के बर्ताव में सुधार आया है, और दोनों ये अभी हमारे अच्छे मित्र बने हुए हैं। तो इसलिए ये जो तीसरा दौरा है, खास तो सऊदी अरेबिया और यूएई को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस इलाके में काफी लड़ाइयां हुई है, और इस लड़ाई के अंदर भारतीय सेना ने ब्रिटिश फ्लैग के नीचे काम किया है, जहां पे 10 लाख से ज्यादा भारतीय इसमें लड़े हुए हैं। तो ये जो गल्फ के देश है, इनको पता है कि जो भारत का जो लड़ने का कैपेबिलिटी है वो कितना अच्छा है, क्योंकि हर एक जगह के ऊपर डेजर्ट वॉरफेयर में इंडियंस ने हिस्सा लिया हुआ है। और आज ये देश जो है वो इजराइल के साथ संबंध अच्छा तैयार कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, जो डिफेंस फील्ड है, यहाँ पे हम काफी महत्व देके सभी शस्त्रों को हमारी देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप गल्फ और सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश से काफी ज्यादा है, और इस देश के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंडियन से ये रहते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया के मिलके। और भारत की जो श्रम शक्ति है, इसके मदद से ये देश का कारोबार चलता है। और जो ऊर्जा क्षेत्र है, इसके अंदर भी भारत उनसे तो बहुत ही ऊर्जा लेता है, तेल है, गैस है, पेट्रोलियम है, ये तो लेता ही है, लेकिन इसके उनकी काफी सारा तेल, कच्चा तेल उनसे लेके उसको रिफाइन करके रिफाइंड प्रोडक्ट भी हम दुनिया को बेचते हैं। तो ये इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी गल्फ और ये जो दोनों देश है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनके साथ हमारे व्यापारी संबंध थे, लेकिन जो लश्करी संबंध है वो अभी अच्छे होने शुरू हो गए हैं। तो जब कोई भी डिफेंस कोऑपरेशन करता है तो इसका मतलब क्या होता है? डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर है, एक तो एक दूसरे की सेना का अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को मदद करना। दूसरा है इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि कोई खबर मिलती है कि किसी देश के ऊपर दहशतवादी हमला हो रहा है तो उसे शेयर करना, या डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि शस्त्र के कारखाने वो शेयर करना। जैसे कि अभी हमारे कुछ मिसाइल्स है, ब्रह्मोस वगैरह, उसे खरीदने के लिए सऊदी अरेबिया सोच रहा है। इसके सिवाय जॉइंट एक्सरसाइजेस एक दूसरे के साथ करना, इसके सिवाय उनका नौदल और हमारी नौदल का कोऑपरेशन होना, इसके सिवाय उनका एयरफोर्स और हमारा एयरफोर्स का कोऑपरेशन होना, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर डिफेंस कोऑपरेशन ये होता है। और आज अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और यूएई ऐसे देश है कि जहां वो जो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा आर्म्स मार्केट है, उनके पास पैसा है, तो इसलिए वो मोस्ट मॉडर्न जो वेपन सिस्टम्स है वो खरीदते हैं। तो क्या हम उनको हमारी मॉडर्न वेपन सिस्टम दे सकते हैं? खास तो उन्हें इंटरेस्ट है हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर, उन्हें इंटरेस्ट है हमारी स्मॉल आर्म्स के अंदर। और आपको पता होगा कि यूएई हमारे देश के साथ AK-47 राइफल बनाने के लिए सोच रहा है, और उनके कारखाना, उनका कैपिटल, उनके लोग हमारे देश में आके ये वेपन बनाएंगे, जिसे हमारी देश को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये हमें अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। जब तक सवाल है पॉलिटिकल कंपल्शन का, अभी सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो केवल चाइना के साथ ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, केवल पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं डिपेंड होना चाहिए, इसलिए वो हमारे देश के साथ दोस्ती कर रहा है। और आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में गए थे,
और सऊदी अरेबिया में उनको वहां का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये दिया था। उसके बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे गए थे और उनकी भी विजिट जो है ये काफी अच्छी रही थी। उसके तुलना में पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख है, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जो है जनरल बाजवा, ये जनरल बाजवा जो है ये गए थे सऊदी अरेबिया के विजिट के लिए और उनके साथ जो उनकी गुप्तहेर संस्था है आईएसआई, उनके लेफ्टिनेंट जनरल हमीद भी साथ में थे। लेकिन वहां पे उन्हें किसी ने भी उनको देखा नहीं। वो सोचते थे कि उनको भी वहां का हाईएस्ट अवार्ड मिल जाएगा, कोई अवार्ड मिला नहीं। जो वहां के जो मेन नेता है सऊदी अरेबिया के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, वो भी उनको मिले नहीं है। और इतना ही नहीं तो आपको पता है कि पाकिस्तान के एक जो माजी लश्करी प्रमुख है जनरल शरीफ, ये तकरीबन 6 साल पहले पाकिस्तान के मुख्य थे। अभी ये जो 41 इस्लामिक कंट्रीज है जिनका नेतृत्व सऊदी अरेबिया करता है, उन्होंने दहशतवाद के विरोध एक कोऑपरेशन किया है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ। या इतना होने के बावजूद जो प्रेजेंट चीफ थे उससे कोई मिला नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 के बाद पाकिस्तान ये जो अरब कंट्रीज है वहां पे अपने ऑफिसर्स और अपना जो सेना है ये दे रहा है, भाड़े पे दे रहा है। यानी कि ये माना जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है, इस रॉयल फैमिली का रक्षण करने के लिए पाकिस्तान की एक डिवीजन वहां पे तैनात है। सऊदी अरेबिया के एयरफोर्स के अंदर कुछ पाकिस्तानी पायलट्स उस विमानों को चलाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया सोचता है कि शायद उनके जो पायलट्स है वो जितने अच्छे होने चाहिए इतने अच्छे नहीं है। तो इसीलिए आज सऊदी अरेबिया का जो डिपेंडेंस है इसके ऊपर अपना उनका जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान के ऊपर ये काफी है। तो इसलिए अगर ये डिपेंडेंस जो पाकिस्तान के ऊपर है अगर वो कुछ हद तक कम हो जाता है तो हमारे देश के लिए ये एक अच्छी बात होगी। और यही हमारे विजिट का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस इस देश के ऊपर है ये इन्फ्लुएंस काफी कम होना चाहिए और शायद वो होने की अभी संभावना है। अगर आज आप देखेंगे तो आज चाइना जो है पूरी दुनिया में बसा हुआ है और चाइना ने गल्फ कंट्रीज के अंदर भी काफी एनक्रोचमेंट की हुई है। और इन देशों को अभी समझ में आ गया है कि चाइना के ऊपर इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस ये उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होने के बदले चाइना को एक काउंटर वेट की तरफ से एक और देश से उन्होंने मदद लेनी चाहिए और ये जो देश है वो है भारत। तो इसीलिए जो हमारा वहां पे जो इम्पोर्टेंस है ये काफी है कि हम पाकिस्तान को भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम चाइना को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इन्हें कभी एग्रेशन नहीं किया हुआ है और ये सोचते हैं कि आज भारत किसी देश के लिए सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा नहीं है। आपको याद है कि कुछ साल पहले जब एटम बॉम्ब बना था, पाकिस्तान ने जो बनाया था उसे वो इस्लामिक बॉम्ब के नाम से पुकारते थे। उनका कहना ये था कि ये बॉम्ब पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का है, इसलिए पैसा ये सब जगह से आया था। केवल इस पैसे की जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान थी और जरूरत पड़ने के बाद ये सभी देश ने इस्तेमाल करना था, ये उनकी आइडिया थी। लेकिन अभी हुआ ये है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर ये इन देशों का भरोसा नहीं है, सिंपली बिकॉज कारण उसका ये है कि ये जो देश है ये पाकिस्तान के अंदर जो उग्रवाद बढ़ रहा है इससे ये देश बिल्कुल नाखुश है। वहां पे तालिबान है, वहां पे अलकायदा है, वहां पे आईसिस है। तो
तो इससे वो सोचते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। तो जब हम मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जनरल नरवणे की ये जो विजिट है, इसके अंदर हम सऊदी अरेबिया की सेना का ट्रेनिंग करना, उनकी एयरफोर्स का ट्रेनिंग करना, उनकी नेवी का ट्रेनिंग करना, ये एक बात शामिल हो जाएगी। और नो वॉर नो पीस के दौरान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, इसके अंदर भी हम उनको मदद करेंगे, वो हमें मदद करेंगे। शायद आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई ये मिला के हर साल कम से कम 80 से 100 भारतीय जो उग्रवादी बन के आईसिस या अलकायदा या इस प्रकार के दहशतवादी संगठन की तरफ जाते हैं, उनके ऊपर नजर रखे, उन्हें हमारे देश को हाथ में सौंप देता है। यानी कि ये लोग जो सऊदी अरेबिया में या गल्फ में काम कर रहे हैं, वहां पे वो रेडिकलाइज हो गए हैं, वहां से उन्होंने या तो आईसिस में जाना था या किसी अलकायदा या तालिबान जैसे दहशतवादी संगठन का मेंबर बनना था। तो इसे रोक के वो उन्हें पकड़ के हमारे पास भेजते हैं और उसके बाद भारत में आने के बाद उनके ऊपर खटला होता है और उनको डी रेडिकलाइज करने की कोशिश ये की जाती है। तो तीसरी बात यह है कि हमारे देश को लड़ाई का बहुत अनुभव है जो इन देशों को नहीं है। उनके पास शायद मॉडर्न वेपन्स है, लेकिन आज हमारे देश को डेजर्ट एरिया में लड़ने का बहुत अनुभव है और ये अनुभव सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए महत्व का है, क्योंकि अगर उनकी लड़ाई होती है तो वो डेजर्ट में हो सकती है। डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर एक दूसरे के साथ शस्त्र निर्माण करना, इसके अंदर भी बहुत ही पोटेंशियल है। इतना ही नहीं तो इनके जो शस्त्र होते हैं उनकी मेंटेनेंस करने की क्षमता आज हमारे देश के पास है, तो उसमें हमारा मदद हो सकता है। और इसके सिवाय जो रेगुलर एक्सरसाइजेस होती है, खास तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, इसमें भी काम अच्छा हो सकता है। तो जनरल नरवणे साहब की ये जो विजिट थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि इतने साल के बाद पहली बार हमारे देश के जो सेना प्रमुख है वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं और वहां से बहुत अच्छा नतीजा निकालने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा नतीजा जो निकलेगा, चीन की जो इंक्रोचमेंट उस इलाके उस देशों में हो रही है वो कम होगी और वो उसे भारत के साथ संबंध सुधार के बैलेंस करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान को जो ये देश सपोर्ट करते थे उनका सपोर्ट भी अभी काफी कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 6 महीने में इन दोनों देशों ने कश्मीर के बारे में बातचीत ही नहीं की है। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा ये देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाए, लेकिन उन्होंने ये उठाया नहीं है। तो इस प्रकार से जनरल नरवणे, इनकी ये जो विजिट है सऊदी अरेबिया को और यूएई को, एक बहुत ही अच्छा मौका है जिससे हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी को हम आगे ले जा सकते हैं, उनसे मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, उनसे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बना सकते हैं, उनसे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, उनसे मेक इन इंडिया के अंदर या आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये कि सऊदी अरेबिया और यूएई चाहता है कि भारत के अंदर रिफाइनरीज तैयार की जाए, क्योंकि उनका तेल जो है दहशतवादी उसको गल्फ में रोक सकते हैं। और अगर भारत के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर अगर कोई बड़ी रिफाइनरी बने तो उस तेल को रोकना किसी को आसान नहीं होगा। तो ऑयल एनर्जी के अंदर भी कोऑपरेशन बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सब बातचीत को देखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि जनरल नरवणे, इनकी जो विजिट है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मदद है। वो टैंक बनाने की बातचीत हो या गन्स बनाने की बात जो आप देख रहे हैं या मिसाइल बनाने की बात, ये सभी में ये हमें देश को आगे ले जाएंगे। और इन देशों को जो हमारे सेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे एक पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह हमारे फॉरेन सोल्जर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये देश हमें मिलिट्रीली बहुत ही एफिशिएंट मानते हैं और इसलिए हमारे साथ वो कोऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इनके पास जो मॉडर्न वेपन्स है, इसका इस्तेमाल करते इसे इस्तेमाल करने का हमें भी एक्सपीरियंस ये मिल सकता है। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी ये आगे आने वाले
दिनों के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है। और अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हमने मिलिट्री डिप्लोमेसी को और मजबूत करना चाहिए। पहले जो देश हमारे आजू बाजू में है वहां पे हमारा संबंध अच्छा करे, और उसके बाद जो देश हमारे थोड़े से आउटर के ऊपर है उनके साथ भी संबंध ठीक करे, ये कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद हम और आगे बढ़ सकते हैं, जिसके अंदर बाकी के जो देश है वहां पे ये करे, उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर चले जाए। तो हमें प्रायोरिटी करनी पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट देशों के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी बढ़ा के हमारा सब चीज आगे बढ़ाए। यहीं पर मैं रुकता हूं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करिए। आप किसी को सवाल है, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स के अंदर या कहीं पे अगर कोई सवाल नजर आते हैं तो 2 मिनट हम सवाल लेंगे और उसके बाद जो हमारी आज की बातचीत है इसे रोकेंगे। मैं देखता हूँ कि कोई सवाल कोई है कि नहीं, मैं देखता हूँ, पहले नजर नहीं आ रहा है मुझे। 1 सेकंड मुझे समय दीजिए। आपका रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा है, काफी लोग लाइव जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब तक सवाल है, सवाल का 1 सेकंड मुझे समय दीजिए कि क्या ये कोई अगर सवाल इसमें मुझे खास नजर नहीं आ रहा, मुझे सवाल नजर नहीं आ रहा है कोई खास इसके अंदर, तो शायद मेरे ख्याल से ये रुकने का समय आ गया है। तो मैं अभी रुकता हूँ और हम फिर एक बार आगे वाले सेशन के अंदर मिलेंगे कमिंग संडे को, और उस समय देश की सुरक्षा के एक और महत्व की मुद्दे की बात करेंगे। तब तक रुकते हैं। जय हिंद, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।